हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। भारत की भौतिक विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिमालय का भाग और नदियों के अनुसार हिमालय के भाग पढ़ लिए थे। दूसरा भाग आता है पठारी भूभाग। पठारी भूभाग जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 28% भाग में फैला हुआ है। पठारी भूभाग भारत के कुल क्षेत्रफल के 28% भाग में फैला हुआ है और ये पठारी भूभाग जो है ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है पठारी भूभाग। पठारी भूभाग का जो विस्तार है वो कहां तक है? उत्तर में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, जबकि पश्चिम में पूर्वी गुजरात से पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक विस्तार तो है इसका। उत्तर में तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से शुरुआत होती है तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जबकि पश्चिम में पूर्वी गुजरात से शुरू होकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक, ये पश्चिमी तो दिशा है और ये है पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल तक इसका विस्तार है पठारी भूभाग का। उत्तर से दक्षिण तक इस पठारी भूभाग की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक पठारी भूभाग की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 1400 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई आती है 450 से 750 मीटर। और आकार कैसा है इस पठारी भूभाग का? त्रिभुजाकार आकार है पठारी भूभाग का। तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई तो हो गई पठारी भूभाग की 1600 किलोमीटर, चौड़ाई हो गई 1400, औसत ऊंचाई हो गई 450 से 750 मीटर और आकार हो गया त्रिभुजाकार। अब आता है कि इस पठारी भूभाग में कौन कौन से पठार शामिल है। तो इस पठारी भूभाग में आएंगे मालवा का पठार, फिर आएगा छोटा नागपुर का पठार, फिर इसके बाद आएगा दंडकारण्य का पठार, फिर इसके बाद आएगा तेलंगाना का पठार, फिर इसके बाद आएगा कर्नाटक का पठार और फिर इसके बाद आ जाएगा दक्कन का पठार और ये अपने मेघालय का पठार। तो आज का हमारा टॉपिक है पठारी भूभाग का। तो पहला पठार आता है अपने मालवा का पठार। मालवा का पठार कहां पर है? इसका विस्तार मध्य प्रदेश में इस मालवा का पठार का विस्तार है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग में बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये देखिए आप, ये मध्य प्रदेश में है मालवा का पठार। इसके उत्तरी भाग में बुंदेलखंड का पठार कहां पर स्थित है? यूपी में स्थित है यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार। फिर आता है मालवा के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, मालवा के पठार के उत्तरी और पश्चिमी भाग में हाड़ौती का पठार राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर ये एमपी में मालवा का पठार, इसके उत्तरी और पश्चिमी भाग में राजस्थान में कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार स्थित है मालवा के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, जबकि उत्तरी भाग में कौन सा पठार है? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार है। फिर ये कह रहा है कि मालवा के पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये मालवा का पठार, इसके उत्तरी और पूर्वी भाग में, ये छत्तीसगढ़ आ जाए उत्तरी पूर्वी भाग में, यहां पर कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। इस बघेलखंड के पठार का कुछ भाग एमपी और यूपी में भी स्थित है। मालवा के पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार फैला हुआ है, जिसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी विस्तार है। अब आप देखिए, भारत में एक सर्वाधिक अवनालिका अपरदन मालवा के पठार में होता है और कौन सी नदी द्वारा होता है? चंबल नदी द्वारा। भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन मालवा के पठार में होता है। और ये अवनालिका अपरदन क्या होता है? वर्षा, अगर किसी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है तो सतह की जो मिट्टी होती है वो उस वर्षा के जल के साथ बह जाती है और मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो भारत में जो है सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कहां पर होता है? मालवा के पठार में। और कौन सी नदी द्वारा होता है? तो चंबल नदी द्वारा होता है। इसको याद रखिएगा। मालवा के पठार के उत्तरी भाग में बुंदेलखंड का पठार यूपी में, मालवा के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में हाड़ौती का पठार राजस्थान में और उत्तरी पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और इस बघेलखंड के पठार का कुछ भाग एमपी में है और कुछ भाग यूपी में भी स्थित है। दूसरा पठार आता है अपने छोटा नागपुर का पठार। दूसरा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश, ये रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है, यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, तो इसे भारत का रूर प्रदेश और खनिजों का अजायब घर कहते हैं। जबकि खनिजों का अजायब घर वाला राज्य जो है वो राजस्थान कहलाता है। खनिजों का अजायब घर आ जाए सिंपल तो वो है छोटा नागपुर का पठार, जबकि खनिजों का अजायब घर वाला राज्य पूछ ले तो राज्य कहलाएगा राजस्थान। और ये रूर प्रदेश कहां पर है? जर्मनी में। फिर आता है छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर लेटेराइट मिट्टी का जमाव होता है, इसलिए छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? पाट कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है पुनः चक्रीय अपरदन का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार पुनः चक्रीय अपरदन का उदाहरण है। मूसलाधार वर्षा होती है जिसके कारण
कभी ऊपर उबड़ खाबड़ जमीन होती है तो बार बार बारिश होती है और उसके मिट्टी के अपरदन से वो उबड़ खाबड़ जमीन भी क्या हो जाती है, समतल हो जाती है। इसे पुनः चक्रीय अपरदन कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये पुनः चक्रीय अपरदन का उदाहरण है। और छोटा नागपुर के पठार को कौन सी नदी बांटती है दो बराबर भागों में? दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग तो कहलाता है हजारीबाग का पठार। छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसका उत्तरी भाग तो कहलाता है हजारीबाग का पठार, जो कि दक्षिणी बिहार और झारखंड में स्थित है। विस्तार है इसका हजारीबाग के पठार का, दक्षिणी बिहार और झारखंड में इसका विस्तार है। हजारीबाग के पठार का सर्वाधिक विस्तार इसका झारखंड में है। जबकि दक्षिणी भाग कोडरमा का पठार या रांची का पठार कहलाता है, जो कि झारखंड में है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार का विभाजन दो भागों में करती है दामोदर नदी, जिसका उत्तरी भाग तो कहलाता है हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग कहलाता है कोडरमा का पठार या रांची का पठार। अब आता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसगिरी। पारसगिरी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1356 मीटर है। और ये कहां पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसगिरी, 1356 मीटर ऊंचाई, झारखंड में स्थित है। फिर आता है अपना अगला पठार दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार का विस्तार कौन से राज्यों में है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। दंडकारण्य के पठार का उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? कालाहांडी का पठार कहलाता है। दंडकारण्य के पठार का उत्तरी पूर्वी भाग तो कहलाएगा कालाहांडी का पठार, जो कि कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कालाहांडी का पठार। और दक्षिणी पश्चिमी भाग क्या कहलाएगा? बस्तर का पठार। यह आएगा दक्षिणी और पश्चिमी भाग क्या कहलाएगा? बस्तर का पठार। और ये बस्तर का पठार कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बस्तर का पठार स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा, दंडकारण्य के पठार का उत्तरी पूर्वी भाग तो कहलाता है कालाहांडी का पठार, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और दंडकारण्य पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग कहलाता है बस्तर का पठार, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इस दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। और ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। दंडकारण्य का पठार जो है ये भारत का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। दंडकारण्य का पठार भारत का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। और यह पठार जो है नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का यह पठार दंडकारण्य का पठार नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है। और बस्तर के पठार में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा कहते हैं। बस्तर के पठार में स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? दीपा। या आप राजस्थान की कृषि में जाकर पढ़ सकते हैं, कृषि के विभिन्न नाम दे रखे हैं, कृषि को समझा रखा है वहां पर। तो बस्तर के पठार में स्थानांतरित कृषि को दीपा कहते हैं। फिर आती है छत्तीसगढ़ की निम्न भूमि। ये छत्तीसगढ़ की निम्न भूमि जो है ये छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ का जो बीच का पोर्शन है वहां पर ये छत्तीसगढ़ की निम्न भूमि स्थित है। और इस निम्न भूमि का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? ग्रह जात की पहाड़ियां कहलाता है। छत्तीसगढ़ की निम्न भूमि का पूर्वी भाग ग्रह जात की पहाड़ियां कहलाता है। और इस ग्रह जात की पहाड़ियां की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मलयगिरी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1185 मीटर है। ग्रह जात की पहाड़ियां जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है मलयगिरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इस मलयगिरी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1185 मीटर। फिर आता है अपने अगला पठार तेलंगाना का पठार। छोटा नागपुर के पठार को कौन सी नदी दो बराबर भागों में बांट रही थी? दामोदर नदी। अब आता है तेलंगाना के पठार को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये तेलंगाना के पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग का विस्तार किस रूप में है? याद रखिएगा, तेलंगाना के पठार का उत्तरी भाग का विस्तार तो है पहाड़ी भाग के रूप में, जबकि दक्षिणी भाग का विस्तार जो है मैदानी भाग के रूप में है। तेलंगाना के दक्षिणी पूर्वी भाग में रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है। तेलंगाना का पठार का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ये दक्षिणी पूर्वी भाग रॉयल सीमा का पठार, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में रॉयल सीमा का पठार है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर आता है पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ये पश्चिमी और ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सा पठार स्थित है? मैसूर का पठार फैला हुआ है ये कर्नाटक में। मैसूर का पठार कर्नाटक में फैला हुआ है। तो आप याद रखिएगा, तेलंगाना के पठार के दक्षिणी पूर्वी भाग में तो रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, जबकि तेलंगाना के पठार के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में मैसूर का पठार फैला हुआ है। अब आता है अपने कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार जो है
चंदन वृक्ष की अधिकता के लिए प्रसिद्ध, यहाँ चंदन वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं भारत में, कर्नाटक के पठार में। तो ये चंदन वृक्ष की अधिकता के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? कर्नाटक का पठार। और इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो है मालनाड का पठार, उत्तरी भाग कहलाता है इसका, और मैसूर का पठार कहलाता है दक्षिणी भाग। कर्नाटक के पठार के दो भाग हैं, मालनाड का पठार उत्तरी भाग कहलाता है, और दक्षिणी भाग कौन सा पठार कहलाता है? मैसूर का पठार। इस मैसूर के पठार को ही कर्नाटक का पठार कहते हैं। मैसूर के पठार को कर्नाटक का पठार कहते हैं। और ये मैसूर का पठार जो है भारत का सबसे प्राचीन पठार है। सबसे प्राचीन पठार कौन सा है? मैसूर का पठार है भारत का सबसे प्राचीन पठार। और इस मैसूर के पठार के दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। मैसूर के पठार के दक्षिणी भाग में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कौन से राज्यों में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। फिर अगला पठार आता है अपने दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहां पर है विस्तार इसका? गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में त्रिभुजाकार आकृति में दक्कन के पठार का विस्तार है। और इसका दक्कन के पठार का जो क्षेत्रफल है 5,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। सबसे प्राचीन पठार कौन सा था? अभी पढ़ा था अपन ने, मैसूर का पठार सबसे प्राचीन पठार है। जबकि दक्कन का पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है और इसका क्षेत्रफल है 5,50,000 वर्ग किलोमीटर। और इस दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में है, इसलिए इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है दक्कन के पठार की? रसदार फलों के लिए ये दक्कन का पठार प्रसिद्ध है। रसदार फल सर्वाधिक यहाँ पाए जाते हैं दक्कन के पठार में, इसलिए ये रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था? पेट्रिक लावा द्वारा हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट से बेसाल्ट लावा निकला जिससे इसका निर्माण हुआ। अर्थात इस दक्कन के पठार की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी विस्फोट से बेसाल्ट लावा से निर्मित हुई है। बेसाल्ट लावा से निर्माण हुआ इसका दक्कन के पठार का, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेट्रिक लावा द्वारा निर्मित पठार है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है काली मिट्टी से निर्मित बिना सिंचाई वाली कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी से निर्मित बिना सिंचाई वाली कपास कहाँ उत्पादित होती है? दक्कन के पठार में। इसलिए ये किस लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी से निर्मित बिना सिंचाई वाली कपास के उत्पादन के लिए दक्कन का पठार प्रसिद्ध है। अब आता है अपना अंतिम पठार, मेघालय का पठार, जिसे हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी ओर विस्तार है। उत्तरी पूर्वी तरफ इसका विस्तार है मेघालय के पठार का, जो कि राजमहल गेप, और ये राजमहल गेप कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में, और गारो गेप के द्वारा अलग होता है। ये गारो पहाड़ियां हैं मेघालय के पठार की। तो आप देखिए मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी ओर विस्तार है, जो कि राजमहल गेप और गारो गेप द्वारा अलग होता है। और मेघालय का पठार जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पठार है। मेघालय का पठार भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पठार है। मेघालय के पठार का उत्तरी पूर्वी भाग जो है, मेघालय का पठार ये जा, इसका उत्तरी पूर्वी भाग तो कहलाता है एबलोंग पठार और कार्बी पठार। उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? एबलोंग पठार और कार्बी पठार कहलाता है। इसे उत्तरी कचार पहाड़ियां भी कहते हैं। मेघालय के पठार को क्या कहते हैं? उत्तरी कचार पहाड़ियां भी कहते हैं। और इस मेघालय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नोकरेक है। ये चोटी का नाम है नोकरेक। मेघालय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नोकरेक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1961 मीटर। मेघालय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नोकरेक, जिसकी ऊंचाई है 1961 मीटर। मेघालय पठार पर कीपनुमा पहाड़ियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? गारो, खासी और जयंतियां। इनका विस्तार कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये मेघालय है तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार है, ये गारो, खासी और जयंतिया का। और मेघालय के पठार पर एक खासी पहाड़ी स्थित है, और इसी खासी पहाड़ी पर शिलोंग स्थित है। और इसी शिलोंग में इसके दक्षिणी भाग में भारत में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम स्थित है, जहां पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? मासिनराम में, जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है मासिनराम। शिलोंग के दक्षिणी भाग में मासिनराम स्थित है, जहां पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यह आपका हो गया पठारी भाग कंप्लीट। कल अपन पढ़ेंगे पहाड़ी भाग, जिसमें अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर इसके बाद आएगी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट। फिर पश्चिमी घाट के बाद आएगा पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। फिर आएगा पूर्वी घाट, फिर आएगी नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर आएगी कार्डमम की पहाड़ियां कहां पर है, फिर आएगा हिमालय की उत्तरतम पहाड़ियां कौन सी हैं, हिमालय की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं, अन्य प्रमुख पहाड़ियां, फिर आएगी मैदानी भाग।
तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।